नमस्कार साथियों, हम मौर्य साम्राज्य पढ़ रहे थे। मौर्य साम्राज्य की अगली कड़ी में हम आज बात करेंगे अशोक महान की। सबसे पहले बात करते हैं कि इनके पिता के जो 101 पुत्र थे, जिनमें से ये जनश्रुतियों में ये कहा जाता है कि अशोक ने अपने भाइयों की हत्या कर दी और बाद में ये राजा बन गया था। अशोक के जीवन में केवल 2 घटनाएं ऐसी होती है जो उसको सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। एक तो ये शुरू के जो 4 वर्ष है उसके भाइयों की हत्या करके फिर राजा बनता है। दूसरी ये बात आती है कि एक बार कुछ महिलाएं उनको ये कहते हैं कि दिखने में बहुत ज़्यादा बदसूरत थे, इतनी सुंदर नहीं थे, तो महिलाएं इन पर हंस दिया था कि कितना बदसूरत है, तो उन्होंने इन महिलाओं की हत्या करवा दी थी। ऐसा किंवदंतियों में आता है, हालांकि परीक्षा में कभी नहीं पूछा जाता है। कहानियों के माध्यम से जो मनगढ़ंत कहानियाँ होती है, किताबों में जो आती है, या तो टीचर बना देता है या कहीं ना कहीं आती है, तो हम उनको सही मान बैठते हैं। उनमें से प्रश्न नहीं आता है, प्रश्न आते हैं जो मुख्य जो फैक्ट होते हैं उनमें से, तो हम ज़्यादातर बात उनकी ही करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं, एक डायग्राम बच्चों बनाइएगा। डायग्राम से हमें आपको बनाने में बहुत अच्छा फायदा मिलेगा, तो इसलिए हमेशा डायग्राम बनाना चाहिए। अशोका द ग्रेट, अशोक महान किसका पुत्र था? ये किसका पुत्र था भाई? सबसे पहले होता है चंद्रगुप्त, और चंद्रगुप्त मौर्य होता है ना। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र होता है बिंदुसार, और बिंदुसार की जो पत्नी होती है सुभद्रंगी। ठीक है, इसका पुत्र होता है अशोक महान। इनकी पत्नी होती है वेदिश। हालांकि मुख्य रानियां बहुत ज्यादा होती है, लेकिन हम इसी एक की रानी की बात कर लेते हैं। अशोक, पत्नी होती है इसकी वेदिश महादेवी। ठीक है, अब बात करते हैं कि सबसे पहले ये जब राजा बनता है, चंद्रगुप्त मौर्य का हमें टाइम 298 में मृत्यु हो जाती है, फिर बिंदुसार बनता है और बिंदुसार की 273 में मृत्यु होती है। तो 273 के बाद राजा बनता है कौन? 269 में। तो इसके बीच में उत्तराधिकार युद्ध होता है अपने भाइयों और अशोक के मध्य। BC से 269 BC का पता है इसके आसपास। ठीक है, इसके बाद में राज्यारोहण। राज्यारोहण कब होता है? में क्या होता है? राज्यारोहण होता है। इससे पहले की चर्चा कर लेते हैं हम। ये वाला जो प्रदेश है, ये यहाँ पे है
तक्षशिला। यहाँ पर है उज्जैन, एमपी में है भी अवंती या उज्जैन। यहाँ हम लिख सकते हैं, थोड़ा सा छोटा है, आप यही मान लो उज्जैन। और ये वाला है कलिंग, जो किसके लिए प्रसिद्ध था? लौह अयस्क के लिए लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध था। कलिंग की वर्तमान समय की बात करते हैं। यूपीएससी पूछ चुकी है कि वे कलिंग कहाँ है। कलिंग जो वर्तमान में है आपका है उड़ीसा में। धर्म की बात करते हैं तो ये जैन थे, ये आजीवक थे और ये बौद्ध था। तीनों अलग अलग है ना। ये हम पहले चर्चा कर चुके हैं, लेकिन बता रहा हूं मैं आपको। राज्यारोहण होता है कब? 269 8वें वर्ष। आठवें वर्ष कब? 261 में। 269 में से आप 8 निकालो, 261 ही आएंगे। 9 में से 8 निकाल दो, 1 261 है ना। ईसा पूर्व की बात चल रही है ना। 8वें वर्ष 261 में एक युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? फर्स्ट वीडियो में मैं बताया था आपको, सीई, बीसीई और बीसी। 261 में एक युद्ध होता है, 200 कलिंग युद्ध। ठीक है, कलिंग युद्ध में क्या होता है अभी? विजय मिल जाती है इसको। ठीक है, या ऐसा लिख सकते हैं, विजय मिल जाती है। लेकिन इस युद्ध के परिणाम बड़े घातक होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है भाई। सबसे पहले युद्ध घोष लिख सकते हो या भेरी घोष भी आप लिख सकते हो। विजय मिल जाती है कलिंग के युद्ध में। परिणाम ये रहता है कि युद्ध घोष इसमें निहत्ते 273 से 234 BCE 269 में राज्य सिंहासन होता है। ठीक है, और यहाँ अपना लेता है ये धम्मघोष। चर्चा भी पूरी बात करेंगे। धम्मघोष की बात करते हैं तो सबसे पहले धम्मघोष की जानकारी हमें मिलती है। ये तो चल नहीं रहा है। स्रोत
ठीक है। स्रोत हमें मिलते हैं अभिलेखों से। और अशोक के बहुत ज्यादा अभिलेख हैं, है ना, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख। ठीक, शिलालेख दो हैं मुख्य रूप से, एक बड़े हैं और एक छोटे हैं, लघु शिलालेख। स्तंभलेख जो बिहार का जो गया है, गुहालेख जो बिहार का गया है, बाराबार पहाड़ी है ना, बराबर की पहाड़ी। ये थोड़ा सा आप अपनी नोटबुक में कर लेना। इनकी जो भाषा होती है वो प्राकृत होती है, इंडेक्ट कर देना भी यहाँ थोड़ा सा। फिर लिपि जो होती है वो ब्राह्मी होती है। एक बात और तो सबसे पहले पढ़ने का श्रेय 1837 में इंडेक्ट करना चाहो तो कर दो, अगर याद नहीं रहता है तो। अब हम इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अशोक द ग्रेट यानी अशोक महान, टाइम पीरियड है इसका 273 से, पिता 273 में राजा, ये बिंदुसार के बाद में राजा बनता है। फिर राज्याभिषेक होता है इसका 269 में। 4 साल होता है, क्या है, उत्तराधिकारी युग होता है, देखो 273 से 234। चंद्रगुप्त जैन धर्म का यही होता है। फिर बिंदुसार और सुभद्रा का पुत्र होता है अशोक। अशोक की पत्नी का नाम होता है वेदिष्ट महादेवी। अशोक स्वयं बौद्ध धर्म को मानता है। और इसके बाद में जब ये बिंदुसार इसका पिता जब राजा था, तब भारत के लिए हम बात करते हैं तो 2 विद्रोह होते हैं। एक होता है आपका तक्षशिला में और दूसरा होता है आपका उज्जैन में। इस समय ये उज्जैन का गवर्नर होता है, यहाँ का होता है सुशील और यहाँ का गवर्नर होता है अशोक। ये अगर याद नहीं रहता है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भी कि बिंदुसार के समय अशोक कहाँ का गवर्नर था, तो उज्जैन का था। ठीक है, यहाँ पर है आपका कलिंग। कलिंग वर्तमान में बात करते हैं तो उड़ीसा से ओडिशा हो गया है। दो विद्रोह होते हैं, सुशील दबा नहीं पाता है, अशोक जाकर इसको दबा देता है। फिर एक जगह होती है कलिंग। कलिंग वर्तमान की बात करते हैं उड़ीसा, और ये माना जाता है युद्ध का कारण ये होता है कि ये लोहा अयस्क के लिए प्रसिद्ध होता है, इसलिए ये इस पर आक्रमण करता है। ये राजा बनने की बाद की बात है, पहले ये 2 आक्रमण ये हो गए। 273 में उत्तराधिकारी युद्ध होता है, 4 वर्षों तक चलता रहता है युद्ध, और इसमें यह अपनी 99 भाइयों की हत्या करता है और राज सिंहासन प्राप्त करता है। और राज्यारोहण होता है इसका 269 BC में। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है क्योंकि 4 साल बाद में क्या होता है, देखो 273 से 234 से 273 में 4 वर्ष उत्तराधिकार में होता है, जिसमें राज्यारोहण होता है इसका 269 BC में। 261 में यानी राज्यारोहण के 8वें वर्ष, ये उल्लेख 13वें शिलालेख में हमें मिलता है।
8वें वर्ष में एक युद्ध होता है, अपने जीवन का एक ही युद्ध लड़ता है ये 261 सीई आस के आसपास, और कलिंग में होता है। कलिंग की बात की थी, कलिंग का है उड़ीसा में। इस युद्ध में परिणाम ये रहता है, ये युद्ध में विजय हो जाता है, लेकिन इसमें 1 लाख लोग, निहत्थे लोग मारे जाते हैं, और 1.5 लाख लोग जो है वो बेचारे, हालांकि लोगों की कभी आपको ये नहीं पूछेंगे कितने लोग मारे गए थे, अनेकों लोग जो निहत्थे लोग थे जिनकी कोई गलती नहीं थी वो इस युद्ध में मारे जाते हैं। इसके बाद में इसको पश्चाताप होता है, और पश्चाताप के बाद में यह युद्ध नीति त्याग देता है। युद्ध का परिणाम आता है भेरीघोष। इस युद्ध में भेरीघोष यानी युद्ध घोष की नीति होता है, इसको छोड़ देता है और उसकी जगह युद्ध की नीति को त्याग कर क्या कर लेता है, धम्म घोष को अपना लेता है। और धम्म घोष अपनाने की हमें जानकारी हमें मिलती है कि स्रोत हमें मिलते हैं इसके अभिलेखों से। शिलालेख जो कि बृहद थे, अभी इसके बाद में हम चर्चा करेंगे बोर्ड पर कि कौन से शिलालेख मुख्य थे, क्या इसका नाम मिलता है। लघु शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख जो बिहार के गया के बाराबार की पहाड़ी में है। ये थी एनसीईआरटी आधारित, जो अपनी 12th की जो एनसीईआरटी है ना पुरानी, उस पर आधारित, जो यूपीएससी, आईएएस, आरपीएस उसके अकॉर्डिंग जो चलते तो बेसिक जानकारी हमें यहाँ से मिल जाती है। अभिलेखों की जो भाषा थी वो थी प्राकृत, लिपि जो थी वो थी ब्राह्मी, और इसको पढ़ने का सबसे पहले श्रेय जाता है 1837 में जेम्स प्रिंसेप को। हालांकि मध्यकाल में फिरोज तुगलक इनको ले जाता है और पढ़ने का दिल्ली के ब्राह्मणों को बुलाता है और पढ़ाने का प्रयास करवाता है, लेकिन उन्हें भी असफलता मिलती है, सफलता नहीं मिलती है। आधुनिक काल में जेम्स प्रिंसेप 1837 ईस्वी में इसको पढ़ने का कार्य करते हैं। ये बच्चों आप उतार लीजिएगा, अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं अशोक के अभिलेखों की। अशोक के अभिलेख, अभिलेखों का थोड़ा सा हम डायग्राम बना लेते हैं। भी थोड़ी सी ये मार्कर की समस्या है, जो मार्कर है आपका चलता कम है, रेड वाला इतना अच्छा दिखाई नहीं देता है। अशोक के अभिलेख, मुख्य जो एनसीईआरटी जो बेस है, हालांकि अशोक के अभिलेख, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं नाम की। तो अशोक के हमें अनेक नाम मिलते हैं। सबसे अधिक बार प्रयोग किया गया नाम है प्रियदर्शी। सबसे अधिक बार प्रयोग में आया गया नाम है आपका प्रियदर्शी। फिर नाम मिलता है हमें, इनका मूल नाम जो मिलता है अशोक। वो हमें मिलता है, 2 अभिलेखों में मिलता है, मास्की और गुर्जरा में। मास्की और गुर्जरा में। मास्की आपका है आंध्र प्रदेश में और गुर्जरा है आपका
एलपी में, मध्य प्रदेश में। ठीक है, फिर एक नाम मिलता है इनका देवनाप्रिय। देवनाप्रिय, यह भी नाम मिलता है नेतृत्व और उद्यम अभिलेखों में। उद्यम अभिलेख में। ये थी नाम की बात। फिर बात करते हैं विषय। विषय ज्यादातर प्रशासनिक ज्यादातर जो अभिलेख थे वो क्या थे? प्रशासनिक थे। केवल एक मिलता है हमें, रोमिंदेही, वो हमें मिलता है कर से संबंधित कोष्टक में आपको आर्थिक। ज्यादातर क्या थे? प्रशासनिक थे, लेकिन ये हमें मिलते हैं केवल रोमिंदेही मिलता है हमें आर्थिक। फिर बात करते हैं लिपि। लिपि में सबसे ज्यादा हमें मिलती है कौन सी मिलती है? ब्राह्मी। अगर प्रश्न आ जाता है कि भाई लिपि, तो ब्राह्मी लिपि का ही हमें करना है। भाषा प्राकृत और लिपि ब्राह्मी, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। हालांकि भाषा 3 या 4 है, आर्मी की है ना, तो 2-3 भाषा है, लेकिन ज्यादातर जो भाषा थी, सबसे ज्यादा थी वो थी ब्राह्मी थी। दूसरी हमें मिलती है खरोष्ठी। खरोष्ठी जो लिपि थी ये हमें 2 में मिलती है, शाहबाजगढ़ी और मानसेरा में। मानसेरा में और कौन से में मिलती है? शाहबाजगढ़ी और मानसेरा में। और ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी, ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी। दाएं से बाएं लिखी जाती थी। ठीक है, अब इनका निर्माण जो होता है वो होता है, एक पत्थर होता है बलुआ पत्थर। बलुआ बलुआ पत्थर निर्माण होता है, बलुआ पत्थर। अब बात आती है वास्तुशास्त्र की। ये मिटा रहा हूं मैंने, इसके नीचे अगर आपके जगह हो तो या आगे आप लिख दो वास्तुशास्त्र। चलो मैं ये मिटा देता हूँ, यहीं से शुरुआत कर देता हूँ। ये अगर आपने नहीं लिखा है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। निर्माण के नीचे आप लिखिएगा वास्तुशास्त्र। वास्तुशास्त्र
वास्तुशास्त्र में बात करते हैं तो चौकोर, चबूतरा, इस पर उल्टा कमल, अवांगमुखी कमल भी कहते हैं, अवांगमुखी कमल या उल्टा कमल, अवांगमुखी कमल, उल्टा कमल या अवांगमुखी कमल, चौकोर, चबूतरा। फिर टॉप पर उल्टा कमल होता है, सबसे ऊपर जो है ना चबूतरा, उसके ऊपर ही ऊपर हमें उल्टा कमल मिलता है, उल्टा। ऐसे उल्टा कमल या अवांगमुखी कमल। फिर ये गोलाकार और एक ही पत्थर से बने हुए हैं, ये खास बात की गई। जबकि विदेशों में जो मिस्र के उसके मानते हैं उसमें अलग अलग पत्थरों का और सिंह की आकृति होती है, गोलाकार और एक ही पत्थर के, एकाश्म, एक ही पत्थर के। एक ही पत्थर के। तीसरी इसकी प्रमुख बात है, ये स्थापत्य संरचना नहीं थी, ये कोई स्थापत्य संरचना नहीं थी। स्थापत्य संरचना नहीं थी। निर्माण के नीचे आप लिख लेना वास्तुशास्त्र। अब बात आती है खोज। खोज दिल्ली में टिफेंत्र ने की थी और जेम्स प्रिंसेप ने इसको सबसे पहले पढ़ा था। दिल्ली में टिफांटलर, इंपॉर्टेंट है भी ये लाइन, 1750 ईस्वी। और पढ़ने का प्रयास किया था जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में। जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में सर्वप्रथम पढ़ा था। ये थे बच्चों, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, है ना। सबसे पहले नाम की बात आती है तो नाम प्रियदर्शी इनका मिलता है और सबसे अधिक बार ये प्रयोग हुआ है। और उसके बाद में विषय जो थे ज्यादातर जो थे वो प्रशासनिक थे, है ना, जितने भी थे वो सब के सब प्रशासनिक थे। केवल रूमिंदई जो थे वो कर या आर्थिक था, ये था। खोज इसकी दिल्ली में टिफांटलर 1750 ईस्वी में करता है। जेम्स प्रिंसेप सबसे पहले इनको पढ़ने का प्रयोग करते हैं। लिपि जो थी वो ज्यादातर मैंने बताया था ब्राह्मी और भाषा जो थी वो प्राकृत थी। वास्तुशास्त्र में चौकोर, चबूतरा और उल्टा कमल, अवांगमुखी कमल या उल्टा कमल कह सकते, गोलाकार थे, एक ही पत्थर पर बने हुए थे। ये स्थापत्य संरचना नहीं थी। और निर्माण जो था वो किस पे हुआ था? बलुआ पत्थर पर। ये अपना एनसीईआरटी बेस है। जो मुख्य जो बातें आती है वो इसमें हमें मिल जाती है बेसिक सा। तो आप डायग्राम जरूर बना लें एग्जाम की दृष्टि से, ताकि रिवाइज करने में आपको
आसानी से समस्या नहीं हो। ठीक है, जब तक के लिए धन्यवाद। अगली कक्षा में हम अशोक के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे।